अब अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस में कुल लगभग 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, 32,000 प्लस। और यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साल के अंतिम में मिली है, लेकिन 2026 अगर जो कैंडिडेट चाहेंगे इसको सुगम बना लेंगे और सफल कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि अगला वेतन आयोग आने वाला है, उसमें निश्चित रूप से वेतन की बढ़ोतरी होनी तय है सरकारी नौकरी वालों की। तो अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आपके पास डेट हैं, ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं? तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 31/12/2025 यानी कि आज की डेट से 30 जनवरी 2026, कुल 1 मंथ का समय दिया गया है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या होगी? तो आवेदन शुल्क भी सेम डेट रेंज में आप जमा कर सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026। शुल्क समायोजन की तिथि, जमा किए गए शुल्क अगर समायोजित नहीं होता है तो उसकी 31/12/2025 से 2 फरवरी 2026, यानी कि 3 दिन ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, और सभी अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं करें, सारे प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करें। किसी भी स्तर पर अगर उनके प्रमाण पत्रों में गलती होती है तो क्या है कि डिस्क्वालीफाई होंगे। और अगर हम बात करें आगे क्या रूल है भर्ती होने का, तो आरक्षण नीति के दृष्टिगत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें आप जैसे क्या है कि कुल 7 कैटेगरी की वैकेंसी है, जेल वार्डर, पुलिस, पीएसी, स्पेशल फोर्सेस और फिर आरक्षी पुलिस। तो इसमें अगर मान लीजिए कि मेरिट बनती है तो आपका प्रेफरेंस देना होगा कि हम किसको किस प्रेफरेंस पे रखते हैं। जैसे महिलाओं के लिए इस महिला बटालियन है, कुछ लखनऊ बदायूं की अलग से पोस्ट आई है, सिर्फ उसी जिले में काम करना होगा, तो उसके लिए भी अलग से है। तो जो लोग जिस तरीके से वरीयता देंगे, तो उस वरीयता के आधार पर अगर उनकी मेरिट होगी तो उसके हिसाब से उनको पोस्ट अलॉट होगा। अभ्यर्थियों के लिए क्या है कि वरीयता बनाना या वरीयता देना अनिवार्य है, अगर वो नहीं देंगे तो उनके किसी भी प्रकार का वरीयता एक बार में आवेदन पत्र में परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष ही वरीयता देनी होगी। और अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कितना फीस लगेगी, तो सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपया फीस है, कितना ज़्यादा फीस है। और अगर हम बात करें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400, यह भी ज़्यादा ही है, लेकिन अब क्या ही करें। नेशनैलिटी वेशनैलिटी सब इंडिया के ही लोग फॉर्म फिल करते हैं, बाहर का कोई नहीं आता है। और उसके बाद अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि उसके पास शैक्षिक अर्हता धारित होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पास नहीं होंगे, और जो 12वीं कक्षा पास होगा वही फॉर्म फिल कर सकता है। आवेदन में शैक्षिक अर्हता, यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब कि उसे अपना जो सर्टिफिकेट है, सारे प्रमाण पत्र हैं, उसको अभ्यर्थी जमा करना होगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। अधिमानी अर्हताएं, जैसे मान लीजिए आप भी 20 अंक पाते हैं और आपका दूसरा दोस्त भी 20 अंक पाता है, तो किसका चयन होगा, उसे अधिमानी अर्हताएं कहेंगे। जो डोएक या फिर NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल किया है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। जो टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सर्विस किया है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। जो NCCB सर्टिफिकेट लिया है उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, यह है कि केवल एक ही अधिमानी अर्हता की प्राथमिकता होगी, तीनों की मान्य नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयु, एज, किस एज में होना चाहिए। मिनिमम एज 18 वर्ष है जो 1 जुलाई 2007 को प्राप्त कर चुका हो, और अधिकतम एज 22 वर्ष की है, इससे कम होना चाहिए जो 2 जुलाई 2003 से पूर्व था, 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट 2 जुलाई 2003 से पहले जन्म लिया है
नहीं माना जाएगा, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2007 के बाद जन्म लिया है, वह भी नहीं माना जाएगा। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। अब देखिए आगे क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है कि 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नई फॉर्म फिल होना चाहिए उनका, वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके साथ जो भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, उनको क्या है कि अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को जो यूपी के मूल निवासी हैं, उनको अधिकतम आयु में लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिए कि अधिकतम आयु में लाभ कितना है। सामान्य ईडब्ल्यूएस का ये चार्ट है, इससे आप मिला सकते हैं। फीमेल का बर्थ कब से कब होना चाहिए, अरे जेंट्स का यानी पुरुष का, फीमेल का कब से कब होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। और उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी को, जो कर्मचारी है उत्तर प्रदेश का, उसे 5 साल की छूट है और बाकी सबको 3 साल की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह वैकेंसी के विषय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और जैसे क्या रनिंग के मापदंड हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।